हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राहिया धंधाम। दिस इज हिमानी। आज डिस्कस करेंगे आपका सेकंड चैप्टर, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको कवर कराया है। अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, बैच अभी स्टार्ट हुआ है, जो टारगेटेड है प्रॉपर तरीके से सीटेट के लिए और कुछ हद तक क्या सारे टॉपिक्स कवर होंगे रीट के लिए, और या फिर किसी भी जो भी टेट एग्जाम्स आप देंगे हर एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स ही आपके कॉमन हैं। क्लियर। और दूसरी बात, मैं इतना लिमिटेड होके नहीं करा रही हूँ कि बिल्कुल ही सीटेट के लिए फोकस है और 4 ही पेज में ये कराना है, ये सब नहीं है। पूरा डिटेल तरीके से आपको चैप्टर मिल जाएगा। क्लियर। और अगर कहीं भी मुझे ऐसी नीड लगेगी, या फिर चाहे मैं शॉर्ट्स नोट्स के फॉर्म में दूँ या कुछ भी दूँ, उस तरीके से अगर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने पड़े तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका सेकेंड चैप्टर, जो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा एक डाउट आ रहा होगा। क्या डाउट? कि आपने प्रिंसिपल्स ऑफ ये डेवलपमेंट नहीं कराए हैं, है ना। तो मैं ये बता दूं कि आप जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ थोड़ा सा है जो आपको कंप्लीट करना रहता है, बट वो क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे काफ़ी चीज़ें कनेक्ट करेंगी। अगर मैं पहले करा दूंगी तब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसीलिए पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हुआ है। अब ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके वो प्रिंसिपल्स यानी कि विकास के सिद्धांत आ जाएंगे। और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी कि आनुवंशिकता और आपका ये वातावरण, है ना। दोनों का बच्चे के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे एक एक चीज़ करके। सबसे पहली बात, थोड़ा सा सब्र करना और चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, और कोशिश करना कि आप टेप पे नहीं साथ साथ, है ना। तो आपका पेन चलना नहीं चाहिए, सिर्फ आपके आंखें और कान बिल्कुल एक्टिव हों। तो फर्स्ट चीज़ जो है, सबसे पहले है आपकी हेरिडिटी क्या है और आपका एनवायरनमेंट क्या है। सबसे पहली बात यह है, हेरिडिटी आपने वर्ड सुना होगा, बट हेरिडिटी सुनने के बावजूद भी कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो अगर मैं बोलूँ कि सारी चीज़ें एक बच्चे को खड़ा कर दूँ, तो आप ये बताइए कि इसका हेरिडिटी का इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट का। तो कुछ चीज़ें कुछ बच्चे बता देंगे, बाकी कुछ ने नहीं सुना होगा, या फिर कभी मतलब हमने देखी हुई है सारी चीज़ें, बट क्या हुआ है कभी ट्राई नहीं किया उस चीज़ को समझने का। ठीक, तो सबसे पहली बात करते हैं आनुवंशिकता के बारे में। और आनुवंशिकता होती क्या है? ये आपकी क्या है, एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप एक्वायर करते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, जो विशेषताएं, जो भी कैरेक्टर्स, जो भी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से विरासत में लेते हैं, माता पिता से, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपके हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं। हेरिडिटी इन द सेंस कि जो आपका बेस प्रोवाइड करती है, किसका? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। क्या करती है? जो ह्यूमन पर्सनालिटी है, ह्यूमन पर्सनालिटी इन द सेंस जो व्यक्तित्व है, जो एक इंसान का व्यक्तित्व है, उसको क्या प्रोवाइड करती है? बेसिस प्रोवाइड करती है किसको? डेवलपमेंट को। अब एक बात बताओ, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी हेरिडिटी होती है वो विकास का आधार प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? आधार। आधार का मतलब है जिस चीज़ का कह सकते हैं जो बिल्कुल बेस होता है, जिस चीज़ की शुरुआत होती है, जो बिल्कुल कह सकते हैं एक, जैसे आप मकान बनता है तब उसकी नींव रखी जाती है ना। तो जैसी वो होती है वो क्या है? वो बिल्कुल बेस है, उसके बिना चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, वो किसका काम है? हेरिडिटी का काम है। और इसको शेप कौन देगा? इसको शेप आपका वातावरण देगा, यानी कि आपका एनवायरनमेंट देगा। क्लियर। तो पर्सनालिटी क्या हुआ? बेसिकली पर्सनालिटी क्या हुआ? अगर हम बोलें कि पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व हुआ क्या, तो व्यक्तित्व क्या है? जो आपकी विशेषताएं हैं, जो आपने अटेन की हैं यानी और एक्वायर की हैं, जो विशेषताएं आपको अपने माता पिता के थ्रू मिली है, आपका व्यक्तित्व बता रही हूँ। अगर एक उसमें पूछा जाए कि क्या है ये, तो ये क्या है? जो भी हेरिडिटी के थ्रू आपने अपने पेरेंट्स से चीज़ें अटेन की हैं, एक्वायर की हैं, ग्रहण की हैं,
और उसको जो शेप दी गई है एनवायरनमेंट के थ्रू, वो ओवरऑल क्या निखर के आता है, एक पर्सनालिटी बन जाता है। यानी कि आप एक पर्सनालिटी हैं, आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, एक दूसरा बंदा एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। तो ये है क्या, जो उसके पेरेंट्स से उसने एक्वायर किया है और जो उसको शेप मिली है उसके एनवायरनमेंट से, वो चीज़ें क्या हो गई, उसकी पर्सनालिटी हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना क्लास के बाद। यही कर सकते हैं अभी थोड़े दिन में। देखो होप तो है कि लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाए तो क्लासेस आपकी लाइव हो जाएंगी, थोड़ी और ज़्यादा इंटरैक्टिव रहेंगी चीज़ें, और कुछ नहीं है। बट ये है कि जितना मैं करा रही हूँ ये प्रीमायरिंग क्लास होती है, बट पता है क्या, ये इसमें आप ज़्यादा कवर कर लेंगे, चाहे आप फील कर लेना बाद में, है ना। ये है ठीक है, हम भी लाइव करेंगे, बट जितना कह सकते हैं आउटपुट निकल के आता है वो आपका रिकॉर्डेड में ज़्यादा निकल के आता है हमेशा, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनसाइड द बेबी, है ना। मतलब बच्चे के अंदर जो भी विशेषताएं होती हैं वो किसके थ्रू आती हैं। मतलब हमें ये तो पता है कि वो हेरिडिटी से हमने एक्वायर की हैं, लेकिन हेरिडिटी में भी अगर मैं टर्म पूछूं तो जितनी विशेषताएं एक बच्चे के अंदर होती हैं, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स एक बच्चे के अंदर होते हैं वो क्या है, वो किसके थ्रू आते हैं बच्चे में, वो आते हैं जीन्स के थ्रू। और जीन्स को हिंदी में भी जीन्स ही बोलेंगे, क्लियर। तो वो किसके थ्रू आ रहे हैं, जीन्स के थ्रू। अगर क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पुट करता है कि आपके अंदर जो, या फिर बेबी के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं वो एक्वायर कर रहे हैं, वो किसके थ्रू आए, और ऑप्शन में आपको हेरिडिटी भी है और जीन्स भी है, तब आप आंसर लगाएंगे जीन्स। और अगर इनकेस जीन्स ऑप्शन में नहीं है तब आप लगाएंगे हेरिडिटी। क्लियर हो गया। सिर्फ एक मात्र उद्देश्य या फिर एक मतलब चीज़ ही यही होती है, अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है और दोनों ऑप्शन आपके अंदर ऑप्शन में डाल रहा है, तब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जामिनर आपकी डीप नॉलेज चेक करना चाह रहा है। क्लियर। इसलिए आप आंसर देंगे जीन्स, ठीक है। हमेशा ही कोई भी क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये सब में यही एक ही फॉर्मूला होता है ना। तो इसके बाद बात करेंगे आपका एनवायरनमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की कुल संख्या। टोटल पूछा है तो आपके 46 होंगे, और अगर पेयर पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, अगर पेयर पूछ लेगा तब कितने होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके हाफ हो जाएंगे। अगर आपसे पेयर पूछ ले कि गुणसूत्रों के टोटल जोड़े कितने हैं, तब आप 46 का हाफ कर देंगे और आंसर होगा आपका 23। क्लियर। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पीआरटी में भी आपको देखने को मिला होगा कभी ना कभी, और केवीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो इसके बाद बात करते हैं, मेल फॉर्मेशन की, यानी कि पुरुष के फॉर्मेशन की, क्या कह सकते हैं इसको, मतलब कोई चीज़ें फॉर्म हो रही है, कोई चीज़ें बन रही हैं, तो है ना। तो अगर हम मेल फॉर्मेशन की बात करें, यानी कि पुरुष निर्माण की, ठीक है, मेल फॉर्मेशन अगर है तब कौन कौन से क्रोमोसोम्स मिलेंगे, तब आपको मिलेंगे XY क्रोमोसोम्स, यानी कि XY गुणसूत्र। और अगर मैं बात करूं फीमेल फॉर्मेशन की, यानी कि स्त्री का या कुछ भी कह लीजिए, है ना, फीमेल फॉर्मेशन की, तब आपको मिलेंगे XX क्रोमोसोम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 1 नंबर बिल्कुल पक्का है अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहता है तो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के, और आपको मेरे ख्याल से पता भी होना चाहिए, और पता भी हो तो कहूँगी, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और अगर मैं बोलूँ ना तो मेल्स के अंदर सबसे पहली चीज़ एक और है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐसे, मेल्स के अंदर कौन कौन से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो वो कौन से पाए जाते हैं, X और Y, करेक्ट। लेकिन अगर फीमेल की मैं बात करूं तो पाए ही XX जाते हैं। जब एक फीमेल के फॉर्मेशन में ही XX लग रहे हैं
तो ऑब्वियसली फीमेल के अंदर कौन से पाए जाएंगे, एक्स एक्स, और अगर मेल के फॉर्मेशन में एक्स वाई लग रहे हैं तो पाई भी उसके अंदर एक्स वाई जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल डायरेक्ट चीज़ है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि पुरुष या फिर कह सकते हैं मेल फॉर्मेशन के लिए या फिर बच्चे के जेंडर के लिए, सेक्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, या कि कौन, ज़रूरी नहीं, कौन इसका कह सकते हैं रीज़न है, या कह देते हैं ना बहुत, मतलब कुछ लोगों की ना बुद्धि इतनी से भी कमी होती है, ठीक है, तो उनका कुछ कर तो सकते नहीं, बट मैं इसलिए बता रही हूँ, यहाँ से आपको याद रह जाएगा, लेकिन आपने सुना ज़रूर होगा अपनी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि सोसाइटी सबकी यार सेम सी है ना, हर जगह यही हाल है। तो कुछ चीज़ है उसमें बोला जाता है कि लड़की हुई है इसको, इस मतलब उस औरत ने लड़की को जन्म दिया, बट उसके पीछे का अगर कारण देखा जाए तो डायरेक्टली तो कोई भी नहीं है। अगर डायरेक्टली बोले तो कोई भी इस चीज़ को उनके हाथ में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल फॉर्मेशन है। और अगर फिर भी इनडायरेक्टली देखा जाए कि कौन इसका रीज़न हो सकता है, तो रीज़न सिर्फ औरत नहीं होती, फिर भी मेल को आप फिर भी 0.1% कह सकते हैं, क्योंकि उसी के पास XY क्रोमोसोम मिलते हैं और फीमेल के पास वो होते ही नहीं हैं। तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ बकवास सी चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक भी मुझे लगता है पता नहीं है, या फिर क्या ही है, बीमार हैं थोड़े। खैर अलग चीज़ें हैं, कभी फिर डिटेल में डिस्कशन कभी आएगा टाइम तो करेंगे। इसके बाद बात आती है आपकी, इसके बाद क्या है, इसके बाद आती है आपकी बात एनवायरनमेंट की। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एनवायरनमेंट है क्या, सिंपल सी चीज़ है, जो भी आपके आसपास है सब कुछ एनवायरनमेंट ही तो है। अब कहेंगे सब कुछ मतलब चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, बट एनवायरनमेंट तो सराउंड है ना। अगर मैं इस कमरे के एनवायरनमेंट की बात करूँ, मेरी टेबल है, मेरी चेयर है, बोर्ड है, कैमरा है, माइक है, सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, इस कमरे का एनवायरनमेंट है। बट अगर मैं अपने घर के एनवायरनमेंट की बात करूँ तो भाई भी हैं, मम्मा भी हैं, पापा भी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, तो ये एनवायरनमेंट है। और यही दायरा बढ़ता जाएगा तो ये पूरा समाज बन जाएगा। लेकिन वो आप हर चीज़ जो आपके आसपास है, जो आपको घेरे हुए हैं, वो आपका वातावरण है। बिल्कुल क्लियर। अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, एनवायरनमेंट मीन्स द कवर अराउंड अस, यानी कि जो भी हमारे चारों तरफ का आवरण है वो कह सकते हैं हम हमारा वातावरण है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, एनवायरनमेंट किस उम्र से लेके और किस एज तक रहता है, या फिर बच्चा किस उम्र से लेके और किस कब तक एनवायरनमेंट के बीच रहता है। कुछ लोग कुछ ऐसे भी मैंने देखा है, कुछ लोग पढ़ाते भी यही हैं, गजब की बात तो ये है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इन्फेंसी से लेके और डेथ तक बच्चा एनवायरनमेंट में रहता है। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था, लेकिन ये टोटल गलत है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यानी कि प्री नाटल स्टेज, जो गर्भ से पूर्व की अवस्था होती है, वहाँ से बच्चा एनवायरनमेंट में रहता है। वो अलग बात है कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट उसको मिलता है, और जब वो जन्म ले लेता है उसके बाद वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है, यानी कि बाहरी वातावरण में। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप आंसर इन्फेंसी नहीं लगाएंगे, आप आंसर कंसेप्शन लगाएंगे। कंसेप्शन, या अगर प्री नाटल भी दिया हो ना वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपका आंसर होगा, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से वो एनवायरनमेंट में आ जाता है, और उसके बाद उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो इंटरनल से एक्सटर्नल में चला जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एनवायरनमेंट जो वातावरण है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट कैसा डालता है, वो डायरेक्ट डालता है कि इनडायरेक्ट डालता है, वो आपको किस तरीके से प्रभावित करता है, डायरेक्ट करता है, सीधा करता है, या फिर सीधा नहीं करता, ठीक है। सिंपल सी बात है, एनवायरनमेंट का प्रभाव बच्चे पे डायरेक्ट होता है, सीधा असर पड़ता है या फिर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बच्चे के ऊपर एनवायरनमेंट का सीधा प्रभाव होता है, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, और इसके बाद कुछ चीज़ें आएंगी आपकी
है ना, कुछ चीजें आएंगी जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कितने हैं, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि प्रकार, वातावरण के प्रकार। ठीक, तो वातावरण के कितने प्रकार हैं? वातावरण के दो प्रकार हैं। एक आपको मैं तब से बोल रही हूं इंटरनल यानी कि आंतरिक, और एक आपका होता है एक्सटर्नल यानी कि बाहर। अब जो इंटरनल होता है, आंतरिक वातावरण जिसको बोलते हैं, वो जैसा कि मैंने आपको बोला कि सिर्फ और सिर्फ माँ के पेट में बच्चा अनुभव करता है, इसके अलावा इंटरनल एनवायरनमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट इंटरनल को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर बोला जाए तो जो मेरे घर का एनवायरनमेंट वो क्या है, अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट है, और अगर मैं पूरी सोसाइटी का एग्जाम्पल दे दूं तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे फिर भी हम टर्म सिंगल ही कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल की मैं बात करूं यानी कि बाह्य पर्यावरण या फिर वातावरण, ये क्या होता है, ये एक्चुअली 5 तरीके का है, 4 तरीके का, सॉरी 4 तरीके कौन कौन से, मतलब 4 प्रकार कौन कौन से। एक आपका होगा फिजिकल, जिसको आप बोलेंगे भौतिक वातावरण। एक चीज और भाई, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम हिंदी में, एक बात बताओ, अगर मैं टोटल हिंदी में करा दूं तो इंग्लिश वाले कहाँ जाएंगे, और अगर मैं टोटल इंग्लिश में करा दूं तो हिंदी वाले कहाँ जाएंगे? बाइलिंगुअल क्लास चल रही है, आराम से देखो ना, ठीक है। तो फिजिकल के बाद जो है आपका आएगा सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि आपका सामाजिक वातावरण, और थर्ड आपका आएगा इमोशनल, यानी कि संवेगात्मक, और फोर्थ आपका आएगा मेंटल एनवायरनमेंट। यहां लिख रही हूं यार, दोबारा ये सारा मिटा के लिख देते क्योंकि यहां पे तो इंटरनल में तो और कोई आएगा नहीं। कुछ बच्चे हो सकते हैं स्क्रीनशॉट लेते हो, बाद में नोट्स बनाएंगे तो उनको ना प्रॉब्लम हो, है ना। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके प्रकार, ठीक है, उसके 4 प्रकार हैं। सबसे पहला आपका फिजिकल यानी कि भौतिक, यहाँ पे एनवायरनमेंट लिख लेना, वातावरण हिंदी वाले लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट आपका ये है। सेकंड आपका सोशल है यानी कि सामाजिक। थर्ड आपका मेंटल है, मानसिक वातावरण, क्लियर। और फोर्थ आपका क्या रहेगा, इमोशनल यानी कि संवेगात्मक। अब अगर मैं इन चारों की बात करूं तो क्या क्या है फिजिकल एनवायरनमेंट में, आपको क्या देखने को मिलता है? जो भी आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि जितनी मेरे आसपास की चीजें हैं वो सारी क्या है, वो मुझे नजर आ रही हैं, वो सारी चीज क्या हो गई, फिजिकल हो गई। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सोशल की, सोशल क्या है, जिस समाज में आप रहते हैं, जो भी आपका दायरा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जो भी समाज में आप रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, आपके आसपास के लोग, वो सारे किस में आएंगे, सामाजिक में। और अगर मैं मेंटल की बात करती हूँ तो मेंटल वातावरण का क्या मतलब है कि जो आपके मस्तिष्क की या फिर मानसिक स्थिति है, समझ रहे हैं, वो एनवायरनमेंट, आप क्या सोचते हैं, कितनी चीजें हैं, सब कुछ आपके दिमाग में रहता है, वो क्या है आपका, वो मेंटल एनवायरनमेंट है, क्लियर। और अगर इमोशनल की मैं बात करती हूँ तो कोई इंसान दूसरे को दुख देख के दुखी हो जाएगा, कोई इंसान खुश देख के खुशी भी महसूस करता है, और कुछ अपोजिट भी होते हैं कि वो खुश कैसे हो गया तो मैं दुखी हो गया, है ना, ऐसे भी होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं आपकी, आती हैं इमोशनल एनवायरनमेंट में, कि आपका ये कह सकते हैं, ये सारी चीजें आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं। और यहां तक आपका ये खत्म होता है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसके बाद बात आती है, अगर मैं बात करूं
जो इफेक्ट है रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, जो आपस में जो संबंध है और उसका जो इफेक्ट है, पहले संबंध किसका है, जो आपस में संबंध है किसका, हेरिडिटी का यानी कि आनुवंशिकता का, और एनवायरनमेंट का यानी कि पर्यावरण का। ठीक है, जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का संबंध है और जो उसका इफेक्ट है किस पे, इंडिविजुअल की ग्रोथ पे, यानी कि एक इंसान की के विकास पे या वृद्धि पे, जो इन दोनों का संबंध है आपके आनुवंशिकता का और वातावरण का, वो क्या है, वो है मल्टीपल ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। नहीं समझे? अब बताती हूं। कहने की बात ये है कि जो आपका इंडिविजुअल ग्रोथ है, ये क्या है, इंडिविजुअल ग्रोथ। इंडिविजुअल ग्रोथ का मतलब है जो आप खुद हैं, समझ लीजिए। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेना, ठीक है। यहाँ आपने अपना नाम लिखा, आप क्या हैं, आप क्या हैं, आप हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता का और गुणनफल हैं एनवायरनमेंट के साथ, वातावरण के साथ। ये एक फॉर्मूला बन गया अगर ध्यान से देखोगे तो, कि इंडिविजुअल ग्रोथ क्या हुई या फिर डेवलपमेंट। पता है यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे एक वर्ड देता है डेवलपमेंट, और यहाँ पे एग्जाम में आपको लिखेगा आनुवंशिकता इनटू यानी कि मल्टीप्लाई बाय किससे, वातावरण से। तो ये क्या हुआ, ये आपको डेवलपमेंट लिख के भी दे सकता है, इंडिविजुअल ग्रोथ लिख के भी दे सकता है। कहने का मतलब है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ भी लिख के दे रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये फॉर्मूला किसने दिया, ये भी पूछता है। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था वुडवर्थ ने। किसने, वुडवर्थ ने बोला था भाई कि जो आप हैं, जो आप मतलब जो आपका विकास है वो क्या है, वो गुणनफल है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आज नहीं, हमेशा ही वीडियो यूट्यूब पे रहने वाली है, तो जब भी आप देख रहे हैं, आगे चल के भी कुछ बच्चे आएंगे तो आप कभी भी कमेंट करिए, और मैं कभी भी जब भी फ्री होंगी ऑब्वियसली आपका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जितना इजी वे में हम कर सकते हैं उतना इजी वे में चीजें चल रही है। मुझे नहीं लगता इस टॉपिक को और इससे ज्यादा इजी मैं क्या ही बना सकती हूँ। ठीक है, या कोई भी क्या बनाएगा। ठीक, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक टर्म है, एक टर्म क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस। एक टर्म है आइडेंटिकल ट्विंस और एक टर्म है फ्रेटर्नल ट्विंस। अगर मैं इसकी बात करती हूं तो ये तो है समरूप जुड़वा, समरूप जुड़वा। और अगर मैं फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करूं तो ये है गुणभेद जुड़वा। अब एक चीज बताओ, देखो कभी कभी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टर्म सुन लेना है, समझ लेना भी फायदे का होता है। अगर आपने कभी ये पढ़ा है आइडेंटिकल ट्विंस लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपने पढ़ा फ्रेटर्नल ट्विंस आपको नहीं समझ आ रहा है, बट जब आप गुणभेद पढ़ते हैं तो आपको एक चीज हिंट जरूर मिलेगा कि गुणभेद है यानी कि कुछ चीजें डिफरेंट हैं। लेकिन अगर आप समरूप पढ़ते हैं तो आपको नजर आएगा कि सारी ही चीजें सेम सेम नजर आ रही हैं। समरूप मतलब सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो अगर मैं आइडेंटिकल ट्विंस की बात करती हूँ, समरूप जुड़वा जिसको आप बोलते हैं, वो क्या है, वो बच्चे जो मतलब जुड़वा मतलब कि दो ट्विंस वे भी जो पैदा होते हैं, तो वो ट्विंस क्या होते हैं, वो एक ही ओवम से पैदा होते हैं, एक ही डिंब से पैदा होते हैं। ठीक है, एक ही डिंब से पैदा होने का मतलब कि वो एक ही ओवम में रहते हैं, वहीं मतलब उसी में उनकी जो भी इंटरनल पेट में जो मांगे ग्रोथ होती है बच्चे की, वो सारी एक ही ओवम में होती है। ये हर चीज शेयर करते हैं। अगर मैं बोलूं तो शायद इनकी आंखों का कलर, इनके बालों का कलर, इनका सब कुछ, इनकी हाइट, इनके बोलने का तरीका, इनका दिखने में, ठीक है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी। ठीक, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो आपके जीन्स भी शेयर करते हैं और हमेशा सेम सेक्स के होते हैं। अगर लड़का है तो दो लड़के ही होंगे, और अगर लड़की है तो दो लड़कियां ही होंगी। ये चीज क्लियर कर लेना। आइडेंटिकल ट्विंस में सेम ओवम में रहने वाले बच्चे, अगर दोनों लड़के हैं तो लड़के ही होंगे, और अगर दोनों लड़कियां हैं तो लड़कियां ही होंगी, कभी भी दोनों नहीं होंगे, एक ओवम में जो होते हैं। समझ आया?
इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, पता चले उल्टा लगा के आ रहे हैं। और अगर मैं फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करती हूँ तो ये क्या करते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, ये जर्मिनेट होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ये अंकुरित होते हैं। जर्मिनेट को अंकुरित तो बोलते हैं। ये जर्मिनेट होते हैं अलग अलग ओवम से, अलग अलग डिम्बों से, ठीक है, डिफरेंट ओवम लिख सकते हैं, डिफरेंट ओवम। ये दोनों अपने अपने अलग अलग ओवम से जर्मिनेट होते हैं, पैदा होते हैं, और फिर उन अलग अलग ओवम में अंकुरित होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ये इनका हर चीज अलग होगी, इनका बिहेवियर भी अलग हो सकता है, इनके दिखने में भी अलग हो सकते हैं, इनका नेचर भी अलग हो सकता है, इनकी आंखों का कलर भी अलग हो सकता है, मैटर करता है, बट इनका सब कुछ सेम हो गया। लेकिन एक कॉमन चीज है और बड़ी बेसिक सी है, तो समझना। एक्सेप्शन तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि चीजें तो हैं ही, नेचुरल हैं। तो ये क्या है, अगर मैं इन दोनों की बात करती हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इस दोनों के बावजूद भी, आइडेंटिकल होने के बावजूद भी इंडिविजुअल डिफरेंस खत्म नहीं होगा। अगर मैं बोलती हूँ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्ति में हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, और अगर ये आइडेंटिकल भी है ना तो भी इनका थंबप्रिंट जो होगा वो हमेशा अलग होगा, वो तो कभी सेम होना ही नहीं है। अगर सब कुछ भी सेम हो जाए ना तभी भी आपका थंबप्रिंट अलग होगा, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे ही होंगे, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई? और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और सेकंड थिंग इज कि बिल्कुल फ्री बैच है जो स्पेशली टारगेटेड सीटेट के लिए है। हम इसको जल्दी से खत्म कर लेंगे सारा सिलेबस, और उसके बाद क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? और मैं बताती हूँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था किसने कहा था एडोलेसेंस को, यानी कि तनाव और तूफान की, वो आपका कहा था स्टैनले हॉल ने। और जो मैंने बोला था कि आप बेबी को कैसे मापते हैं, या फिर उसको उसकी आप एक बच्चा पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा हुआ है तो आप उसकी लेंथ नापते हैं कि हाइट नापते हैं। तो इसमें बच्चों ने लेंथ आंसर दिया है जो बिल्कुल सही है। और लेंथ मतलब क्यों नापते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता। तो देखो, जब आप हाइट कब नापते हैं, जब कोई चीज़ ऐसे खड़ी हो, जब कोई चीज़ सीधी खड़ी हो पाए तब आप उसकी हाइट नापते हैं। लेकिन क्या छोटा बच्चा पैदा होते ही सीधा खड़ा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए उसको कैसे उठाते हैं आप, या आप उठाएं या उसकी माँ उठाए, कोई भी उठाए, जब उठाते हैं तो ऐसे उठाते हैं। अगर ऐसे उठा रहे हैं तो आप उसकी हाइट नहीं नाप रहे हैं, आप उसकी लेंथ नाप रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ आप सीधी नहीं खड़ी कर सकते, उसकी आप हाइट कभी नहीं नाप सकते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो जिन्होंने लेंथ दिया था भाई वेरी गुड, ठीक है। तो अपना ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि और सिंपल सी बात है, मैंने कहा था 30 आउट ऑफ 30 CDP में जिसके भी आएंगे उसको मेरी तरफ से एक मेडल और कुछ ग्रीटिंग्स उनके घर पे कोरियर होंगे भाई। आप मुझे ईमेल कर देना रिजल्ट आने के बाद आपका, ठीक है। तो आप अब स्टार्ट करते हैं नेचर और नर्चर डिबेट। नेचर और नर्चर डिबेट, अच्छा ठीक है, ये डिबेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर यानी कि जो आपकी प्रकृति है, और नर्चर यानी कि जो आपका पोषण है। प्रकृति, नर्चर यानी कि जो आप बच्चे का पोषण है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, नेचर, बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे, अभी भी दिमाग में आ रहा है बहुतों के, मैं जानती हूँ। नेचर को क्या करेंगे, एनवायरमेंट में गिन लेंगे, यानी कि आपके वातावरण में गिन लेंगे कि नेचर है, ठीक है। बहुत लोग फोटो डालते हैं नेचर लवर, ये वो, भले एक पेड़ न लगाए जिंदगी में, लेकिन एनवायरमेंट का क्या मतलब है, ये आपका गलत है। नेचर मतलब प्रकृति, और प्रकृति अगर आप ध्यान से समझे डीपली तो प्रकृति क्या है, जिसको आप बदल नहीं सकते। और इसका मतलब ये किससे रिलेट हुआ, ये आपका हुआ हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता से। किससे? आनुवांशिकता से। और अगर मैं बात करती हूँ नर्चर की, तो नर्चर किससे आपका रिलेट होगा, आपका एनवायरनमेंट से, यानी कि आपके वातावरण से।
जो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि नेचर और नर्चर का मतलब क्या है। उसमें आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी मिल सकता है, और यहाँ पे एनवायरनमेंट कर देगा, यहाँ हेरिडिटी कर देगा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जहाँ आपको प्रकृति नजर आ रही है, इसका मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और आपको हेरिडिटी वो बताना चाहता है। और अगर नेचर की बात आ रही है तो आप उसका पोषण कैसे कर रहे हैं, ये आपके खुद के हाथ में होता है। आप बच्चे को जैसे एनवायरनमेंट में डालेंगे, जैसा एनवायरनमेंट देंगे, बच्चा वैसा ही होगा, उस पर वैसा ही इफेक्ट होगा, उस पर वैसा ही इम्पैक्ट होगा, सारी चीजें वैसी होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर मैं बात करती हूँ इसके एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल में कौन कौन आ सकते हैं, तो आपका परिवार, आपका स्कूल, आपके पीयर्स यानी कि सहपाठी, ये सारी चीज किस में आएंगी? नर्चर में आएंगी। यहाँ बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, सोसाइटी है, फैमिली है, स्कूल है, पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? नर्चर में आएंगी। और नेचर में अगर मैं बात करूँ तो ये जेनेटिक होता है, जीन्स के थ्रू होता है, यानी कि ये आप ग्रहण करते हैं अपने माता पिता से। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी चीज? तो अगर हम अब तक जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर हम बोलें तो ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, मतलब कि जो बच्चे का विकास है, ओवरऑल किसका प्रोडक्ट हुआ भाई? उत्पाद किसका हुआ? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, यानी कि आपके आनुवंशिकता और वातावरण का एक बच्चा उत्पाद होता है। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? अब सबसे एक चीज है, बस लास्ट होगी ये, एक लेक्चर में और आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आ जाएंगे। क्लियर? बल्कि आज ही करा देती हूँ, उसमें बचा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आपकी बात आती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में है क्या क्या। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में है क्या क्या इन द सेंस, ये किस नेचर की है और ये कैसा है, क्या ये स्थिर है, क्या ये डायनेमिक है, या फिर क्या ये परिवर्तनशील है, ये सारी चीजें आती हैं। तो सिंपल सी एक बड़ी बेसिक सी बात है, जो हेरिडिटी है, क्या आप उसको चेंज कर पाएंगे? देखो साइंस आजकल बहुत तरक्की पे है, हर चीज हो रही है, बट स्टिल कुछ चीजें हैं जो नहीं हो सकती भाई। ठीक है, तो हम यही मानेंगे कि हेरिडिटी नहीं चेंज हो सकती। क्लियर है? अगर आपने लड़के के रूप में जन्म लिया है, तनप लड़के ही हैं, आप लड़की नहीं बन सकते। ठीक, साइंस को साइड कर देना फिलहाल की। ठीक, और अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो वो तो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ फ्लैट लेके रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, अगर मैं दिल्ली से कहीं और शिफ्ट हो जाऊं तो मेरा एनवायरनमेंट तो चेंज हो गया, यानी कि एनवायरनमेंट क्या हुआ? एनवायरनमेंट तो डायनामिक हुआ। क्या हुआ? एनवायरनमेंट डायनेमिक हुआ, यानी कि परिवर्तनशील हुआ। और अगर मैं बात करूं हेरिडिटी की तो ये क्या हुई? फिक्स हुई। फिक्स्ड है यानी कि स्थिर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आपका यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है आज, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगी एज सून एज पॉसिबल फॉर मी। क्लियर? तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद आपके आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम 2 पार्ट में खत्म कर लेंगे। देखो बिल्कुल टारगेटेड बैच है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी जेब से एक पैसा नहीं आ रहा है, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि एटलीस्ट आप शेयर करें। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपके हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हो टीचिंग एग्जाम के लिए, हमेशा क्लास फ्री रहेंगी, तो आप रेफर कर सकते हैं अगर सेशन पसंद आया हो तो। सेकेंड थिंग इज कि अगर सेशन पसंद आया है तो भाई प्लीज़ लाइक भी उतने होने चाहिए जितने लोग देख रहे हैं। ठीक, और इसके अलावा मैंने सरप्राइज आपको बताया था वही मेडल वाला। ठीक, और बाकी ये सब है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। 9 बजे डेली क्विज होती है रात में, तो वहाँ पे आप अपनी ये चेक कर सकते हैं, हाँ मुझे रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक, बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हिमानी लिख देती हूँ, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। हिमानी आप डालेंगे, 2 अंडरस्कोर डालेंगे और मलिक अंडरस्कोर,
ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप यहाँ ज्वाइन करना चाहें मुझे तो आप कर सकते हैं, और एफबी पे भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें हिमानी मलिक राई अध्ययन धाम डाल देना, मैं मिल जाऊंगी। रीज़न, आपको स्टोरीज अगर ऐसी पढ़नी पसंद है, कुछ बच्चों को हैबिट होती है कि हम कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे जा रहे हैं उसको पोस्ट को पढ़ना अच्छा लगता है, तो वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट डाल देती हूँ जिसको आप एक नज़र, मतलब उसमें नोट्स मत बनाने बैठ जाना प्लीज़ कि नोट्स बना रहे हैं दबा के, ठीक है। तो नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ एक बार पढ़ के रीड करके छोड़ देना है, वो आपके पक्का दिमाग में रहेगा, वो इतना ईजी वे में लिखा होता है। क्लियर? तो वहाँ पे है, बाकी सारी चीज़ें मैं कराऊंगी कवर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस एक कनेक्शन वाली बात है और कुछ नहीं। और बाकी थैंक यू सो मच कि आपने इतना साथ दिया है। अभी तक मैंने सोचा नहीं था, जब स्टार्ट किया 0 से शुरुआत हमने की थी, आप ही के सामने शुरुआत हुई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ना। मैंने उस दिन भी फर्स्ट डे मैंने बोला था कि यार कुछ चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, उसी के बेसिस पे मैं कुछ स्टार्ट करना चाह रही हूँ, वो मेरी अपनी चीज़ थी, बट आपने बहुत सहयोग दिया, साथ दिया है ना, तो उसके लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार देते रहना और लोगों तक शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर टुडे सेशन, होप यू लाइक इट। एंड अगर पसंद आ रहा है तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और लाइक कर देना।